आपके सामने ऐसा कोई पर्सन हो जिस पे आपको सीपीआर परफॉर्म करना हो, तो क्या आप इफेक्टिव सीपीआर दे सकते हो? सीपीआर में जो भी सीखा है उसमें क्या क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से पेशेंट रिवाइव नहीं कर पाता, पेशेंट जिंदा नहीं हो पाता? सीपीआर देने के लिए या चेक कर रहे हो पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, तो किसी भी स्टिमुलस से पेशेंट का कोई हाथ पैर में कोई मूवमेंट तो नहीं है, ये भी अपनी नजरों से निकालना है और इसे देखना है। तो बहुत लोग सोचते रह जाएंगे अरे क्या हुआ, आओ आओ, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप उस पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। हमारा हैंड क्या रहना चाहिए? स्ट्रेट रहना चाहिए, ये पूरा अंदर तक कंप्रेस होना चाहिए, फिर वापस भी आना चाहिए। ऐसा नहीं आप सिर्फ कंप्रेस कर रहे हो। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सीपीआर। सीपीआर के बारे में इससे पहले भी आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, लेकिन आज की क्लास में मैम क्या इंपॉर्टेंट है जो सीपीआर में बहुत ही खास रहने वाला है। आज हम सीपीआर के उन पॉइंट्स को सीखने वाले हैं जो हम देते टाइम गलती करते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ नॉलेज है, लेकिन अगर आपको एक वीडियो दिखाया जाए, एक प्रोसीजर करने को आ जाए, या आपके सामने ऐसा कोई पर्सन हो जिस पे आपको सीपीआर परफॉर्म करना हो, तो क्या आप इफेक्टिव सीपीआर दे सकते हो? या फिर आप सीपीआर में जो भी सीखा है उसमें क्या क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से पेशेंट रिवाइव नहीं कर पाता, पेशेंट जिंदा नहीं हो पाता, जिसे इफेक्टिव सीपीआर देके रिवाइव किया जा सकता है। तो आज मैं आपको सीपीआर करके दिखाने वाली हूं कि सीपीआर कैसे देते हैं, क्या गलतियां होती है और क्या क्या स्टेप्स हमें एक्चुअल याद रखना चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैम सीपीआर होता क्या है वो तो बता दो। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या है ये? सी से क्या है डियर? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी कि अगर कोई पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर पेशेंट में कोई भी 3 पॉइंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द सीपीआर। ऐसा ना हो कि आपका पेशेंट जिंदा हो, ठीक है, सांसें चल रही है और आपने धमाधम सीपीआर स्टार्ट कर दिया है। तो 3 पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, पेशेंट अनकॉन्शियस होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट का जो पल्स है वो एब्सेंट होना चाहिए। और आपको पता है जैसे ही पेशेंट हाइपो में जाता है, पेशेंट का बीपी लो होता है, तो डॉक्टर्स मेनली क्या चेक करते हैं? रेडियल पल्स को चेक करते हैं। लेकिन उस टाइम पे पेशेंट का रेडियल पल्स हमें फील नहीं होगा, इसीलिए हमें इस कैरेटेड पल्स को फील करना होता है। तो एक्चुअल आपको ये भी नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कैरेटेड पल्स होता कहाँ है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये कैरेटेड पल्स होता है, जिसे हमें फिंगर की हेल्प से यहाँ पे प्रेस करना है और फील करना है। ये देखो, ठीक है। तो ये कैरेटेड पल्स है जिसे हमें फील करना है और उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। पता चले 1 मिनट तक हम पल्स ही फील कर रहे हैं, नहीं, 5 सेकेंड या लेस देन 10 सेकेंड्स में हमें पल्स को फील करना है, ठीक है। तो हमने पल्स फील किया, अगर पल्स फील नहीं हो रहा है तो दूसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंट का रेस्पिरेशन भी एब्सेंट है। उसे हम कैसे सुनते हैं, यहाँ पे हम सीपीआर करके देखेंगे और सीखेंगे कि अगर जैसे मैं पेशेंट के पास में हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, पेशेंट को फील करना है, तो सबसे पहले मुझे पेशेंट को चेक करना पड़ेगा कहीं पेशेंट कॉन्शियस तो नहीं है। अगर मैं पेशेंट को बोल रही हूँ हेलो हेलो मिस्टर आर यू ओके, हेलो मिस्टर आर यू ओके, इस तरह से पेशेंट को करके हमें चेक करना है कि पेशेंट, और जब हम इस तरह से उठा रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा पेशेंट को हमें देखना है। कहीं उसका, जैसे मैं उसे प्रेस कर रही हूँ या कोई भी स्टिमुलस दे रही हूँ तो पेशेंट ऐसा तो नहीं है हाथ पैर चला रहा है, तो उसे उस टाइम पे हमारा माइंड एकदम अलर्ट होना चाहिए जब हम सीपीआर दे रहे हैं। तो इसीलिए एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपको बहुत ही ध्यान से, जब आप पेशेंट को क्या कर रहे हो, सीपीआर देने के लिए या चेक कर रहे हो पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, तो किसी भी स्टिमुलस से पेशेंट का कोई हाथ पैर में कोई मूवमेंट तो नहीं है, ये भी अपनी नजरों से निकालना है और इसे देखना है। और उससे भी पहले सीन सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमारे एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अगर इस पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या रोड साइड एक्सीडेंट में ये पेशेंट एकदम गिरा हुआ हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहीं पे रोड पे ही सीपीआर स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, उस टाइम पे सीन सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी में होता है और हमें पेशेंट को सेफर प्लेस पे लेके जाना है। इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, वहां करंट होगा, हमें भी करंट लग सकता है, इसीलिए सीन सेफ्टी जरूरी होता है। सबसे पहले हम पेशेंट हेल्प 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 बोलेंगे कि पेशेंट गिर गया है, हेल्प हेल्प, अकेले हम नहीं कर सकते, तो हमें हेल्प बुलाना है, पेशेंट को सेफ प्लेस पे लेके जाना है, फिर पेशेंट को चेक करना है, कैरेटेड पल्स को चेक करना है, और हमें पास से क्या करना है, फील करना है कि कहीं पेशेंट को यहाँ पे देखना है कि रेस्पिरेशन तो नहीं है। अगर पेशेंट का रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा तो इस तरह से चेस्ट ऊपर नीचे होते हुए हमें दिखाई देगा।
तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या था, पेशेंट अनकॉन्शियस, दूसरा पेशेंट का पल्स एब्सेंट, थर्ड पेशेंट का रेस्पिरेशन भी एब्सेंट है, और फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को सीपीआर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि पेशेंट हम कॉन्शियस पेशेंट में दे दे। मान लो एक पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, एक पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो क्या हम उस पेशेंट को सीपीआर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। पेशेंट तो जिंदा है, पेशेंट तो कॉन्शियस है, बीपी लो हुआ है, शुगर लो हुआ है, सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस है, तो हम वहाँ पे सीपीआर नहीं देंगे। सीपीआर हम तभी देंगे जब पेशेंट पूरी तरह से अनकॉन्शियस होगा, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में होगा। तो ये करने के बाद आपको क्या करना होता है, अब सीपीआर दे कहाँ पे? जैसे मान लो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन आप गए रेलवे स्टेशन पे, आप गए कहीं एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पे आपके सामने कोई गिर गया है, तो बहुत लोग सोचते रह जाएंगे अरे क्या हुआ, आओ आओ। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप उस पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि वहां पे हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, कितने कंप्रेशंस देने होते हैं, 1 मिनट में कितने कंप्रेशंस होते हैं। एक जो स्टेप होता है 30 कंप्रेशन, 30:2 आप पढ़ते हो, लेकिन कभी आपने 30:2 करके देखा है? नहीं। तो फिर आपको वीडियोस में गलती भी नहीं पता चलेगी। अगर एम्स क्वेश्चन पूछता भी है आपसे तो आप ये पता नहीं लगा पाओगे उसने उसमें गलती क्या की है। तो आज मैं आपको वही पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले हम यहाँ से फील करते हुए, क्या होता है यहाँ पे, स्टर्नम होता है, हम स्टर्नम को फील करते हुए नीचे आएंगे, और स्टर्नम के सबसे नीचे वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस। तो हमें अपने हैंड का प्लेसमेंट कहाँ पे करना है, जिफॉइड प्रोसेस पे करना है। ठीक है, इसके अलावा भी निप्पल लाइन, जैसे हमने पेशेंट का कपड़े को रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद पेशेंट का जो निप्पल लाइन होता है, जस्ट उसके यहाँ पे हमें हैंड का प्लेसमेंट करना होता है। और हैंड का प्लेसमेंट करते कैसे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंड में हम सबसे पहले इस तरह से बनाएंगे, या फिर आप इसको हैंड को प्लेस करके ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारे आईज के कॉन्टैक्ट में ऊपर भी ऐसे होना चाहिए और नीचे भी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम हैंड का प्लेसमेंट कहाँ पे करते हैं, जिफॉइड प्रोसेस पे। ठीक है, वो स्टर्नम का सबसे लोअर एंड होता है जहाँ पे हमें हैंड का प्लेसमेंट करना होता है। हमने हैंड का प्लेसमेंट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। कंप्रेशन एडल्ट पेशेंट में 2 से लेकर 2.5 इंचेस तक का कंप्रेशन होना चाहिए, मतलब ऐसे। समझ में आ रहा है? तो अभी आप ध्यान से देखना, मैं 30 कंप्रेशन कंटिन्यूस दूंगी और वहाँ पे हमारा हैंड क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, और इस तरह से मुझे अपने ऐसे रख के फिर हम मुझे कंप्रेशन देना है। उसके बीच में हमारा हैंड ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा हैंड क्या रहना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, ये पूरा अंदर तक कंप्रेस होना चाहिए, फिर वापस भी आना चाहिए। ऐसा नहीं आप सिर्फ कंप्रेस कर रहे हो, भाई हार्ट को कंप्रेस कर रहे हो, पंप कर रहे हो, तो उसे ऊपर उठने का, रिलैक्स होने का भी टाइम देना है। ऐसा नहीं कि कंप्रेशन करते जाना है, हार्ट को कंप्रेस करने के बाद उसे रिलैक्स भी होने देना है। इसीलिए कंप्रेशन इफेक्टिव हो, और जब आप सीपीआर इफेक्टिव दोगे तो पेशेंट के रिवाइव होने का चांस बढ़ जाता है। अब 2 रेस्क्योर्स होते हैं या 1 रेस्क्योर है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे रोड साइड में या कहीं और भी हम सीपीआर दे रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास एम्ब्यू बैग नहीं होता, ब्रीथ देने के लिए एक्चुअल नहीं होता, तो हम माउथ टू माउथ ब्रीथ भी दे सकते हैं। लेकिन अब पेशेंट कैसा है, टीबी का पेशेंट हुआ, कोविड का पेशेंट हुआ, तो आपको भी हो जाएगा। भाई जान बचाना जरूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, कंटिन्यूस सीपीआर कर सकते हैं, ब्रीथ देने की जरूरत नहीं होती। 30 कंप्रेशन किया, फिर कंटिन्यूस में सीपीआर करते रहेंगे। लेकिन अगर पेशेंट हमें पता है ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई कॉटन गॉज पीस, कुछ भी कॉटन नहीं, गॉज पीस लगाते हैं, कोई भी कपड़ा लगाते हैं, और फिर माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं। तो 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडल्ट पेशेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम सीपीआर देखते हैं और 30 कंप्रेशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले जब आप पल्स चेक करते हो तो एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे ही आप पेशेंट का कैरेटेड पल्स चेक कर रहे हो तो उसे मैंने बोला 10 सेकेंड के अंदर अंदर करना है। लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो 2-3 सेकेंड में ही खत्म हो गया, 10 सेकेंड तो हुआ नहीं। तो काउंटिंग कैसी होनी चाहिए जब हम पल्स को चेक कर रहे हैं, तो जब हम कैरेटेड पल्स को चेक कर रहे हैं उस टाइम पे ऐसे काउंट करते हैं, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। तो ये टाइम जो है 1001 तक बोलने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कैरेटेड पल्स को चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, पल्स फील नहीं हो रहा है तो हमें लेट नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमने हैंड को किया, स्ट्रेट रखा अपने हैंड को, ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट किया। अब हम स्टार्ट करते हैं, 30 कंप्रेशन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16
इस तरह से हमें 30 कंप्रेशन देना है। आप सोच रहे हो हम 30 नहीं दे रहे, लेकिन इसी तरीके से आपको पूरा 30 कंप्रेशन देना है, 30 काउंटिंग्स आपको करनी है। मैंने काउंटिंग्स को बीच में छोड़ दिया, लेकिन आपको बीच में नहीं छोड़ना है क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूं। ठीक है, अब मैंने 30 कंप्रेशन देने के बाद क्या करना है, ब्रीथ देना है। ठीक है, ब्रीथ देना है। अगर ब्रीदिंग देने का नहीं है, जैसे कि मैंने बोला है, आपको अपना ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आप एक पेशेंट की जान बचा के अपने जान को नहीं दे सकते, लेकिन आपको नहीं पता पेशेंट टीबी का है, आपको नहीं पता पेशेंट कोविड का है, तो आप क्या करोगे, फिर से दोबारा से सीपीआर स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो उसमें पूरा ये कितना हम प्रेस करते हैं जिससे ये इफेक्टिव होगा, तो ये 2 से लेकर 2.5 इंच तक पूरा कंप्रेस होना चाहिए, 2 to 2.5 इंचेस इन एडल्ट। समझ में आ गया? तो ये हमें कंप्रेशन के टाइम पे ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि 1 मिनट में टोटल कंप्रेशन कितने होते हैं, तो 100 to 120 कंप्रेशन हमें 1 मिनट के अंदर पेशेंट को देने होते हैं। ठीक है, तो इससे आप चेक करोगे, फिर से पल्स चेक करोगे। अगर पेशेंट का पल्स वापस आ गया है तो उसको आप डायरेक्ट ऑक्सीजन कनेक्ट करो, या फिर जो मेडिकल फैसिलिटी में है अगर बाहर है तो वहाँ पे पेशेंट को भेज दो। तो ये था सीपीआर के बारे में, जिसमें हमने सीपीआर में होने वाली गलती को सीखा कि जैसे हम इफेक्टिव सीपीआर नहीं दे पाते, या तो हमारे हैंड का प्लेसमेंट गलत होता है, या फिर हमारा हैंड इस तरह से है। ठीक है, अगर हमारा हैंड भी इसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर प्रेशर जो है उस पॉइंट पे सही से नहीं लग पाएगा। इसलिए हैंड को सीधा रखना बहुत जरूरी है, तो कंप्रेशन पूरा होगा। समझ में आ रहा है? अगर हमने हैंड को ऐसे किया तो उस पे जो प्रेशर है वो सही से नहीं लग पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट रिवाइव नहीं हो पाएगा। तो प्रेशर उस पॉइंट पे सही से लगे। और हाथ को देखो, मैंने ऊपर भी उठाया, ऐसा नहीं कंप्रेशन करना है। देखो ये जिसमें मैंने कंप्रेस भी किया है, मैंने उसे वापस आने का टाइम भी दिया है। मींस कंप्रेशन रिलैक्सेशन इस तरह से चल रहा है। तो ये है आपका इफेक्टिव सीपीआर, जो मैंने आपको स्टेप्स में करके दिखाया है। ये आपको भी याद रखना है। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसका रेशो 3:1 होता है, बट एडल्ट है तो वहाँ पे 30:2 होता है। चाइल्ड है 2 रेस्क्योर्स है तो 15:2 भी हम देते हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट द सीपीआर। आई थॉट, मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने करके भी देखा कि कैसे स्टेप्स में हमें फॉलो करना होता है। बाकी चीज़ें इन शॉर्ट नोट्स में, थेरेटिकल पार्ट में हम क्लासेस में पढ़ते ही हैं, सीखते ही हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सीखा कि कैसी कैसी गलती हो सकती है जब हमारे सामने वो सिचुएशन आ जाए, वो सिनेरियो आ जाए, तो हम किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करें। तो इसी तरह से और भी पॉइंट सीखते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।